चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे कृतिका का चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी। फर्स्ट पार्ट में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब सेकंड पार्ट में हम बाकी का आधा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली बार मैंने आपसे कुछ पूछा था, पढ़ा है आप लोगों ने? चलिए देखते हैं किस किसने पढ़ा है। चैप्टर शुरू करते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते रहेंगे। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया, चैप्टर समझ लिया है। तो क्या है चैप्टर? साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका मधु कांकरिया जी अपना यात्रा वृत्तांत हम सबके सामने रख रही हैं, हमें सुना रही हैं। और वो कहाँ गई है? सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और हिमालय की यात्रा पर। अब हिमालय की यात्रा पे उनको क्या दिखाई दिया? हिमालय का अद्भुत सौंदर्य और वहाँ के लोगों का कठिन जीवन। उन्हीं दोनों चीज़ों का उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे वर्णन किया है और आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले ही एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग चढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। और अगर आप लोगों से कहा जाए कि 3-3.5 किलोमीटर आप लोग पैदल चल के जाइए, तो मैं समझती हूँ कि आप में से आधे लोग भी 3-3.5 किलोमीटर आज के टाइम पे पैदल नहीं चल पाएंगे। और चढ़ाई तो अपने आप में फिर टफ है। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मणि उनकी एक सहयात्री थी। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बरवीला नहीं मिलेगा। पर बरवीला मतलब पेट निकला हुआ। अब आपके जनरेशन में क्या होता है, बच्चे इतने हष्ट पुष्ट नहीं कहना चाहिए, पेट इतना निकल जाता है जंक फूड खा खा के। और वर्कआउट आप लोग करते नहीं है, मेहनत का काम आप लोग करते नहीं है। पर पहाड़ी लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी पहाड़ी आपको कभी भी मोटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी मेहनत होती है कि उनके शरीर पे वो मोटापा चढ़ ही नहीं पाता है। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी मतलब गाय भैंस जानवर आदि जो घरों में पाले जाते हैं। पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोते। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलिए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। मैन ईटर मतलब नरभक्षी, आदमखोर जानवर आसपास घूम रहे हैं, ऐसा एक चेतावनी का बोर्ड लिखा था। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। अच्छा, लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर क्यों थे उनके सिर पे? क्योंकि सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में आज के टाइम पे भी एलपीजी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज भी प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करते हैं ईंधन की तरह। तो लकड़ी को वो लोग जलाते हैं अपने खाना बनाने के लिए। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। हमने जरूर सुना होगा सिक्किम और चाय के बागान। कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहनी, बोकू सिक्किम का एक परिधान होता है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। चटक लाल रंग मतलब एकदम तेज लाल रंग का, एकदम ब्राइट रेड कलर का। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग
डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था, मतलब इतनी ज्यादा ब्यूटी, इतनी ज्यादा सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, मतलब युमथांग पहुंचने में काफी टाइम था और रात में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो रात में लायुंग में ही रुके। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सी सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, मध्यम मतलब धीरे धीरे हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी। आंखें अनायास भर आई। अनायास मतलब अचानक ही, बिना बात ही भर आई, मतलब आंखों में आंसू आ गए। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है लेखिका ने कि वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। सुख, शांति और सुकून मनुष्य के जीवन में कहाँ पे है? जहाँ पे अखंडित, बिना टूटने वाली संपूर्णता, कंप्लीटनेस है। जहाँ पे पेड़ पौधे, वातावरण, साफ हवा, मनुष्य सब लोग अपने अपने ताल में है। पर क्या आज हमने प्रकृति को इस हाल में छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। आज हमने नदियों को दूषित कर दिया है, भूमि को दूषित कर दिया है, हवा को दूषित कर दिया है और उसी दूषित जगह में, उन्हीं दूषित हवा में हम रह रहे हैं। महानगरों का हाल तो और भी बुरा है। इसलिए जब लेखिका महानगरों से निकलकर बाहर शांति की जगह आई तो उसकी आंखें अनायास ही भर आई। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया। अक्षम्य मतलब जो क्षमा ना किया जा सके। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। जैसे आज की अभी करंट की सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, आप लोग भी तरह तरह की तस्वीरें देखते होंगे इंटरनेट पे कि गंगा का पानी साफ हो गया हरिद्वार में, ऋषिकेश में। हरिद्वार में गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। इवन दिल्ली की यमुना साफ हो गई है। कहीं कहीं तो 200-200 किलोमीटर दूर पहाड़ भी दिखने लगे। वातावरण इतना साफ हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपनी गति को विराम दे दिया। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा। अंजुली मतलब ऐसे हाथ में भरना। तो अतीत भीतर धड़कने लगा। क्या अतीत? स्मृति में कौंधा, मतलब ध्यान में आया कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। जल को हाथ में लेकर हम कोई संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब विष, जहर, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौनों से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। जो रात इतनी डरावनी सी प्रतीत होने लगी थी कि हिमालय ने जैसे काला कंबल ओढ़ लिया हो, चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। जैसे ही गेस्ट हाउस में गाने शुरू हुए तो रात ऐसे लगा जैसे कि हम किसी परियों की कहानी में पहुंच गए हों सीधे। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण मतलब मिलन हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी
गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए वो जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरमय, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतम लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेली ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी न था। यद्यपि हम सी लेवल मतलब समुद्री तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। शर्तिया मतलब एकदम शर्त लगा लो मुझसे कि वहां पे बर्फ डेफिनेटली आपको मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। अब देखिए, हम लोग हमेशा जाना चाहते हैं किसी नए टूरिस्ट स्पॉट पे, पर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी ऐसी हिडन जगह को ढूंढ भी लेते हैं, टूरिस्ट स्पॉट वो बन जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, इतनी गंदगी होती है कि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो खत्म ही हो जाता है। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था मतलब बातें कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी एक गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। महुआ एक तरह का अनाज होता है, गुड़ुप मतलब खाली निगल लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। तो लेखिका कहाँ से होके आई है? पहले शुरुआत में कहाँ का वर्णन था? गंगटॉक में था। गंगटॉक के बाद उनको कहाँ जाना था? युमथांग जाना था। युमथांग जाने के लिए वो रुके लायुंग में, और लायुंग से अब कटाव जा रहे थे। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, गाड़ियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश। एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक दे दीजिए, मतलब स्पीड से मत चलिए क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर बढ़ी, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छुटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झागे की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडे निकाल दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, मुंडे मतलब सिर। चांदी से चमकते पहाड़ क्यों? क्योंकि जो चांदी होती है सफेद कलर की होती है,
और जो बर्फ़ है वो भी सफ़ेद रंग की है। तो सफ़ेद रंग के पहाड़ों पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? क्यों पूछा जितेन ने? क्योंकि लेखिका शुरू से उससे पूछती आ रही थी कि हमें बर्फ देखने को मिलेगी। मैंने जवाब दिया, राम रोचो, मतलब अच्छा है। कौन सी लैंग्वेज है ये? नेपाली। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया संदेह मलाई सदा उच्च, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहू और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी बर्फ से अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। पांव झनझन करने लगे थे क्यों? क्योंकि बर्फ थी, घुटनों तक बर्फ आ रही थी तो पांव ठंडे पड़ रहे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मतलब वृंदावन होता मतलब मन झूम रहा था। भीतर जैसे देवता जाग रहे थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। बर्फ में पहनने के लिए ब्लैक कलर के अलग बूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारे पैर ठंडे ना हो, ना ही पैर हमारे गीले हो। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। टूरिस्ट स्पॉट मतलब भ्रमण स्थान, जहाँ टूरिस्ट स्पॉट होता है वहाँ इस तरीके की सारी चीजें आराम से मिल जाती हैं। और जो टूरिस्ट स्पॉट नहीं होता वहाँ पे आपके पास जो सीमित संसाधन है उन्हीं में आपको काम चलाना पड़ता है। और लेखिका के पास इस टाइम बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, नदानंद फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जब वो कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने जाते हैं, या अगर मैं कहूँ कि नॉर्मली डेली लाइफ में भी कुछ लोग वो होते हैं जिनको फोटो खिंचाने का बहुत शौक होता है। किसी भी क्षण को वो गंवाना नहीं चाहते, कोई भी क्षण आया तुरंत फोटो क्लिक कर ले। और दूसरे वो लोग होते हैं जो उस क्षण को जीना चाहते हैं, उस क्षण को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं। उनको फोटो खिंचाने में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको इंटरेस्ट होता है सिर्फ उस लम्हे की खूबसूरती को कैद करने में। वही खूबसूरती लेखिका भी कैद करना चाहती है, ताकि जब वो अपने शहर, अपने महानगर वापस जाए तो वहाँ के उन डार्क रूम्स में, अंधेरे कमरों में बैठ के उस खूबसूरती को वापस याद कर सके। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवतु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी लोग सुख में रहें। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि किसी की बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। संचय मतलब इकट्ठा करना। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर,
सुपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को चीरता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में क्यों? क्योंकि उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटुला मतलब फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब हम अपना आज आपके कल के लिए देते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट के लिए भी हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, इन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो जाते हैं। मियाद मतलब समय सीमा, मतलब टाइम से पहले ही कितने लोग मर जाते हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेंद्र कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोले दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, समुद्र से क्या रिलेशन है? चांदनी जब रात होती है तो ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे मतलब क्या होते हैं? ज्वार भाटे पानी का चढ़ना और पानी का उतरना। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेंद्र हमें रकम की जानकारियां देता रहा। रकम मतलब तरह तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं कि हाँ, गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? ऐसा पूछा लेखिका ने। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। पर आज का मानव ये भूल गया है। तभी गैंगटॉक कितना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटॉक कहिए। इसका असली नाम गंगटॉक है। गंगटॉक का मतलब है पहाड़।
मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ से फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती हूँ। जी आगे बढ़िए। तो ये था मधु काकड़िया जी का यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें हमने देखा कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने हिमालय का सौंदर्य, वादियों का सौंदर्य, वहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ, उन सब का बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।